मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 के बच्चों को भूगोल विषय में चैप्टर सेकंड में जो चैप्टर सेकंड प्राकृतिक संसाधन भूमि जल और मृदा है, इस पर हम लोग पूर्व के क्लास में चर्चा किया था। और आज इसी चर्चा के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे हिमाचल। ये कहाँ है? ये हिमालय के मध्य में स्थित है और दूसरी सर्वोच्च श्रृंखला है। ये हिमालय के मध्य में मतलब बीच में अवस्थित है और दूसरी सर्वोच्च श्रृंखला है। यहाँ कई पर्वतीय स्थल हैं और इन पर्वतों पर घने वन हैं जिसमें शंकुधारी पेड़ है, बहुत ही लंबा शंकु के आकार का, कोन के आकार का पेड़ होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आ रहे हैं चीर, सनोवर और देवदार। ये तीन पेड़ शंकुधारी होते हैं और ये हिमाचल के जंगलों में, पर्वत श्रेणियों में ये पाए जाते हैं। अब आइए शिवालिक। ये हिमालय के चरण पर्वत बनाती निम्नतम शिखर श्रृंखला है, यानी कि हिमालय के सबसे नीचे वाला जो पर्वत श्रृंखला है यह शिवालिक का पर्वत कहलाता है। यह पर्णपाती वनस्पति जैसे बांस, साल और सागौन से ढकी हुई है। अब यहाँ देखिए शिवालिक, आप मानचित्र देखिए भारत के मुख्य भौतिक भाग में, तो यहाँ शिवालिक का संकेत दिया है। ये क्षेत्र दिए गए हैं कि यह जो क्षेत्र है यही क्षेत्र शिवालिक पर्वतों का क्षेत्र है। और ठीक इसके ऊपर हिमालय जो है सो मतलब हिमाचल दिखाई पड़ता है। अब उसके बाद आइए शिवालिक के बाद उत्तरी मैदान। हिमालय के दक्षिण में उपजाऊ मैदान हिमालय और दक्कन के पठार निर्गमित नदियों के नीचे लाई गई जलोढ़ मृदा के जवाब से बना है। यह हिमालय के दक्षिण है। यह जो मैदान है बहुत उपजाऊ है और दक्कन हिमालय से और दक्कन के पठार से जो नदियाँ निकलती है उसके द्वारा जो लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है उसके जमने से ये उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। इसमें पश्चिम में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब और रावी सतलुज है। ये देखें यहाँ मैप में दिखा होगा झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज, ये चारों नदियाँ यहाँ दिखाई पड़ती है। उसके बाद इसके मध्य में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जमुना, चंबल, बेतवा और सोन है। ये उत्तरी मैदान में इसके पश्चिम में है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जिसमें झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज हैं। और उसके मध्य में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यमुना, चंबल, बेतवा और सोन जो है सो मतलब क्या है तो प्रमुख है। आप मानचित्र में देखिए जमुना, गंगा और चंबल ये उसके जो है सो क्या है सहायक नदियाँ हैं। और देखिए सबसे पूर्व भाग में, भारतवर्ष के सबसे पूर्वी भाग में, इसके पूर्व में ब्रह्मपुत्र है, जहाँ उत्तरी मैदान में चावल, गेहूँ, गन्ना और जूट के रूप में फसलों की भारी उपज की जाती है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व भारत में सबसे अधिक है। अपने देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व का दबाव कहाँ है तो शायद उत्तरी मैदान में। अब आइए दक्कन के पठार। यह भारत का प्रायद्वीपीय भाग है जो उत्तरी मैदान के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है। अब कहेगा दक्कन के पठार के बारे में, तो यह भारत का प्रायद्वीपीय भाग है जो उत्तरी मैदान के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्कन का पठार आग्नेय और केंद्रित चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार में क्या क्या है तो लौह अयस्क पाए जाते हैं, जस्ता, मैग्नीज, बॉक्साइट और कोयला आदि जैसे खनिज संपदाओं से समृद्ध है। कई बड़ी नदियां इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सब महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर से आती हुई और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है और कुछ नदियां अरब सागर में भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर आती है। पन बिजली पैदा करने और सिंचाई हेतु जल के भंडारण के लिए इन नदियों पर कई बांधों का निर्माण किया गया है। कपास, गन्ना और तिलहन जैसी कई फसलें यहाँ उगाई जाती है। जनसंख्या का घनत्व इस क्षेत्र में भी बहुत ऊंचा है। अब तटीय मैदान और द्वीपीय समूह, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान दोनों कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इन दोनों का इम्पोर्टेंस है। पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान, ये देखिए पिक्चर में आप देखिए तटीय मैदान किधर है और पूर्वी मैदान किधर है। ये भारतवर्ष, ये जो भारत का मुख्य भौतिक भाग का जो नक्शा है, ये मानचित्र है, इसमें आप देख सकते हैं। तट के साथ मुख्य रूप से चावल और नारियल उगाए जाते हैं। मतलब समुद्र के तट के किनारे का जो भाग है, जो जगह है, वहाँ चावल और नारियल उगाए जाते हैं। अब तटीय द्वीप भी वनों से समृद्ध है और जहाँ तट नहीं है, किनारा व क्षेत्र नहीं है, उसके बाद का जो जगह है वहाँ भी बहुत फॉरेस्ट है, बहुत जंगल है। यहाँ वन्य जीव के कई किस्में पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। अब आइए भारतीय रेगिस्तान, विशाल भारतीय रेगिस्तान जिसे थार रेगिस्तान कहा जाता है, यह क्या ऐसा जगह है? यह एक सूखा और कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यह अरावली श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ये मानचित्र में, कि भारतीय महाद्वीप रेगिस्तान अरावली श्रृंखला, वो लाल से यहाँ संकेत किया हुआ है, वहाँ है। इस पर्वत को आप देख सकते हैं। ये थार का रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, जो अरावली श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है। जबकि इस क्षेत्र में मुख्यतः शुष्क वनस्पति है। इंदिरा गांधी नहर के उत्तर पश्चिमी भाग को कृषि के लिए उपयुक्त बनाया गया है। यह तो पूरा शुष्क जगह है, जहाँ पानी कम होता है तो वनस्पति कम पैदा होंगे, लेकिन वहाँ इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है जो उत्तर से पश्चिम की ओर के भाग को और कृषि के लायक बनाती है। अब आइए मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का समर्थन करती है। इसी मिट्टी पर और हमारा विकास संभव है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का और जीवन यापन या उसका अस्तित्व इसी पृथ्वी पर मृदा भूमि पर ही, मिट्टी पर ही संभव है। कुछ सेंटीमीटर गहराई तक मृदा को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। जमीन की जो ऊपरी परत है उसके कुछ सेंटीमीटर गहराई तक इस मिट्टी को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। भू आकृति, सतही चट्टान या जनक चट्टान, वनस्पति, जलवायु और अन्य प्रकार के जीव और समय मृदा के गठन में महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रकृति के विभिन्न शक्तियाँ जैसे तापमान में परिवर्तन होना, जल, ग्लेशियर और पवन चलने की क्रियाएं, विकसित होने की गतिविधियाँ मृदा के गठन में योगदान करती है। उसके जस्ट नीचे एक पिक्चर है, एक तस्वीर है जिसमें दिया है संस्तर कार्बनिक पदार्थ, ए संस्तरण, बी उपमृदा, सी अपक्षीय अथवा अपघटीय चट्टान और आर ठोस चट्टान। इसके नीचे में दिया है मृदा परिच्छेदिका। अब ये कैसे मृदा और बनती है, इसका विभिन्न स्तर है, विभिन्न एक फेज है। उसी स्तर को विभिन्न कैसे किस फेज में चलकर मृदा बनती है, तो इसको इस पिक्चर के माध्यम से हम इसको समझेंगे, ये पिक्चर को जानेंगे। इसके डिटेल में फिर जब आगे हम बढ़ेंगे, आगे ऊंचे क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी लगेगी। मृदा में होने वाले कार्बनिक और रासायनिक परिवर्तन समान रूप से महत्वपूर्ण है। मृदा में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं। अब इसके फेज को देखिए, पहले दिया है संस्तरण। यह सतही परत में ह्यूमस होती है। इसमें पौधे की जड़ें और मृदा जीव होते हैं। ये पौधे का जो जड़ है, ये जिस मतलब स्तर पर होगा तो वो यहाँ पाया जा रहा है। अब कहता है ए संस्तरण, यह भी ह्यूमस से समृद्ध है। यहाँ भी ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। छिद्रित खनिजों को निक्षालन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से इस परत से वह बह निकलते हैं। फिर आइए बी संस्तरण, यहाँ थोड़ा सा ह्यूमस मिलता है। ऊपर की परत से कुछ
निखिलित खनिज मृदा के रंग को बदलते हुए यहाँ एकत्रित होते हैं। और लास्ट है सी संस्तरण। ये कहता है यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अपक्षय की प्रक्रिया के कारण जनक चट्टान टूट जाती है। और लास्ट जो नीचे में दिया है आर संस्तरण, यह देखिए यह परत जनक चट्टान है। मृदा गठन के लिए उत्तरदायी कारकों मोटाई, रंग, आयु, बनावट, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदा अलग अलग प्रकारों में विभाजित की जा सकती है। अब आइए नेक्स्ट आता है जलोढ़ मृदा। नदी के घाटियों में पाए जाने वाली जलोढ़ मृदा सबसे अच्छी मृदा है। नदी के किनारे किनारे नदी की घाटियों में पाए जाने वाली जो जल के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है वो सबसे अच्छी मिट्टी कहलाती है, मृदा कहलाती है, क्योंकि बाढ़ के कारण हर वर्ष गाद का नवीकरण हो जाता है। यह मृदा उत्तरी मैदानों और डेल्टा में भी पाई जाती है। अब इस पिक्चर के द्वारा भी आप इसको देख सकते हैं। ये तालिका दी गई है, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली लावा मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा और रेतीली मृदा। ये और भंगार और खदार पुराने और नए प्रकार की जलोढ़ मृदा हैं। खदार अधिक उपजाऊ हैं। खदार भंगार मृदा की तुलना में कंकर ग्रंथियों की सांद्रता अधिक है। जलोढ़ मृदा में पर्याप्त मात्रा में पोटास, चूना और फॉस्फेरिक अम्ल होता है, जो कि गन्ना, धान, गेहूं और अन्य दाल और अनाज की फसलों के विकास के लिए आदर्श है, सहायक है। तो जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाए जाते हैं? अधिक मात्रा में पोटास, चूना और फॉस्फेरिक अम्ल पाए जाते हैं, जिससे गन्ना, धान, गेहूं और अन्य दाल और जितने प्रकार के अनाज हैं इसके फसल के विकास में और क्या है तो जलोढ़ मृदा अधिक जो है मतलब कारगर सिद्ध होती है। तो धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। रेस्ट अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें काली मृदा, लेटराइट मृदा, लाल मृदा, रेतीली मृदा और फिर उसके बाद पर्वतीय मृदा और फिर उसके बाद इस मृदा का संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट डे इतने पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।